नमस्कार, आपका स्वागत है इस विशेष चर्चा में जहां हम बात करेंगे हीट वेव के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं आईजीएच के एसीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, जो अपने अनुभव और जानकारी से हमें बताएंगे कि हीट वेव क्या है, इसके पीछे के कारण क्या होते हैं और इसे बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की अहम बातचीत। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे शो में। नमस्कार। सबसे पहले हमें ये बताइए कि हीट वेव होता क्या है और ये हमारे स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव डालता है। हीट वेव बेसिकली देखा जाता है समर सीजन में देखा जाता है और इसका एपिसोड होता है। कभी 2 दिनों का एपिसोड होता है, कभी 2 से 5 दिनों का एपिसोड होता है। जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाए और उसके साथ शुष्क हवा, जिसको हम लोग ड्राई एयर बोलते हैं, और जिससे डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जो है स्वास्थ्य पे काफ़ी ज़्यादा असर होता है। और दूसरे शब्द में कहा जाए कि जब दिन और रात का जो टेम्परेचर क्या होता है वो करीब करीब बराबर हो जाता है, ऐसे परिस्थिति को हम लोग हीट वेव कहते हैं। और भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार जो मैदानी क्षेत्र में जब तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाए, तटीय क्षेत्र में 37 से ऊपर चला जाए और पर्वतीय क्षेत्र में 30 से ऊपर चला जाए, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हीट वेव बोलते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि एक डेंजरस कंडीशन होता है जिसको बोलते हैं डेंजरस हीट वेव बोलते हैं। जब हमारा इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो 47 के ऊपर चला जाता है या 47 के आसपास हो जाता है, उसको हम लोग मतलब डेंजरस हीट वेव बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हीट वेव का प्रभाव जो है बेसिकली जो भी होता है ह्यूमन बीइंग पे ही होता है, और इवन जितने भी नॉर्मल जो एनिमल्स जो ओपन इन्वायरमेंट में घूम रहे हैं उन सभी पे हो रहा है। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि हमारा जो मानव शरीर जो होता है उसमें 75% वाटर होता है, और उस मानव शरीर में 75% में जो है हमारा एक बॉडी का एक टेम्परेचर होता है जिसको हम लोग 37 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं, और दूसरी भाषा में बोला जाए तो 96.6 फ़ारेनहाइट बोला जाता है। उसी टेम्परेचर पे हमारा शरीर का जितनी भी जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है वो सभी बैलेंस है। और जैसे ही इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी जो है वो क्या करता है, हीट गेन करता है। तो इस हीट गेन को बैलेंस करने के लिए क्या करता है, बॉडी स्वेटिंग प्रोड्यूस करता है। और जितनी देर आप धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या कर रहे हैं कि आप हीट के एक्सपोजर में रहेंगे, तो उस बैलेंस के चक्कर में क्या होता है, बॉडी से काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग होने से क्या हो रहा है कि आपके शरीर से पानी और इलेक्ट्रोलाइट दोनों लॉस हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका सबसे पहले जो है मांसपेशियों में जकड़, सर दर्द, बुखार, कमजोरी, थकान और फीवर जैसे जो लक्षण हैं, ये क्या हमारा लू और हीट वेव के लक्षण हैं। सर, आपने जैसे कहा कि हमारे शरीर पे ये बहुत तरह की प्रभाव डालती है, तो हमारे शरीर का जो तापमान होता है उसको कंट्रोल में रखने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है। देखिए, सबसे पहले आपको ज़रूरत है तो जब भी आपको सन को अवॉइड करना है। पहली चीज़ है कि सन को अवॉइड करना है। अगर बहुत ज़रूरी है तो आपको निकलना है तो विथ प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ निकलना है। प्रोटेक्शन में क्या करना है, मीन्स आपके शरीर में हाइड्रेशन जो होता है, जो हमारा पानी का इंटेक को बताता है। तो बेसिकली जो पानी का जो इंटेक को जो हम लोग टेस्ट जो करते हैं, देखते हैं, वो यूरिन के कलर से देखते हैं। तो यूरिन अगर जैसे जैसे यूरिन का कलर में चेंजेज होता है, येलोइश की तरफ जाता है, वो मतलब डिहाइड्रेशन का एक सिम्टम है। दूसरा सिम्टम देखेंगे कि आपका जो लिप्स है, टंग है, ये क्या होगा, ड्राई होता चला जाएगा। और अगर ड्राइनेस होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका आईबॉल जो है वो उसका मूवमेंट में उसमें वो क्या होगा, पेनफुल मूवमेंट होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि सूर्य के एक्सपोजर को सबसे कम करना है। तो इसके एक्सपोजर को कम करने के लिए हमको क्या करना है कि गर्मी के सीजन में हमें जो कोशिश करना है कि कॉटन के कपड़े में क्या होता है कि हवा का मूवमेंट काफ़ी अच्छा होता है। लूज फिटिंग कपड़ा और लाइट कलर के कपड़े को हमको इस्तेमाल करना है। और जब भी हम धूप में निकलेंगे तो हम घर से एक बोतल पानी के साथ साथ अगर ORS का घोल अगर मिल जाता तो काफ़ी अच्छा है, नहीं तो नारियल का पानी या कुछ जूस। और साथ में क्या करना है, सर को कवर करना है। या तो सर को कवर करने के लिए तौलिया यूज कीजिए या अम्ब्रेला को इस्तेमाल करना है। जी सर। सर, वैसे अगर देखा जाए तो कौन से लोगों के ऊपर हीट वेव का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है? बच्चे हैं हो गए, बुजुर्ग हो गए, मतलब बाहर निकलने से किसे ज़्यादा बचना चाहिए? दोनों वल्नरेबल ग्रुप है। दोनों मतलब डेंजरस कैटेगरी में आते हैं। बच्चे भी आते हैं और बुजुर्ग भी, और खासकर जो व्यक्ति जिनको हार्ट का बीमारी है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर का बीमारी है, कैंसर का बीमारी है, जो लंबे समय से मेडिसिन खा रहे हैं, इनको तो बिल्कुल मतलब हीट वेव जब चलता है तो इनको बिल्कुल घर से निकलने नहीं देना है। या तो ये घर में रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पे जब भी जाएंगे तो मतलब विथ फुल प्रोटेक्शन में जाएंगे ये। सर, वैसे हीट वेव के लक्षण क्या होते हैं और हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कब पता चलता है कि डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा? अब देखिए, सबसे पहला जो चीज़ है, हमने जब इसके पहले थोड़ी सी देर पहले हम लोग डिस्कशन किया था कि हमको डिहाइड्रेशन का लेवल चेक करना है। तो डिहाइड्रेशन का लेवल में हमको सबसे पहले देखना है कि मतलब जो टंग का ड्राइनेस है, लिप का ड्राइनेस है, आईबॉल का मूवमेंट को देखना है, उसमें पेनफुल मूवमेंट है, ये यूरिन का कलर है, मांसपेशियों का जकड़ है, थकान है, कमजोरी है, सर दर्द है। और
बॉडी को छूने से लगता है कि जैसे बुखार जैसा सिम्टम आ गया है। ये तो मतलब इनिशियल सिम्टम है, और मतलब हमें डॉक्टर के कंसर्न में हमें तब जाना है जब सर में चक्कर हो, आँख के सामने अंधेरा छा जाए, बेहोशी जैसा लगने लगे, तो हमें इमीडिएट, और पेशेंट क्या होगा, अनकॉन्शियस हो जाए, मतलब बेहोश हो जाए और आपकी चीज़ों को रिस्पॉन्ड नहीं करे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है कि हमको तुरंत इमीडिएट हमको डॉक्टर के संपर्क में जाना है। और सर किसी को अगर हीट वेव हो जाता है, हीट स्ट्रोक हो जाता है, तो इनिशियली फर्स्ट एड के तौर पे वो घर पे क्या कर सकता है? देखिए, जो हीट स्ट्रोक हो रहा है इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं सन स्ट्रोक भी बोलते हैं। ये काफ़ी जानलेवा कंडीशन है। इसमें क्या हो रहा है कि आप एक्सेसिव हीट के एक्सपोजर से क्या हो रहा है कि शरीर का अंदर का जो तापमान है, जो हमारा 37 जो था, वो बढ़कर क्या हो रहा है 41 जा रहा है, और कभी कभी ये टेम्परेचर बढ़कर क्या होता है वो 41 टू 44 के बीच में चला जाता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो बैलेंस था, बॉडी का जो मैकेनिज्म जो बैलेंस था 37 पे, तो हम जैसे जानते हैं कि प्रोटीन, पूरा शरीर जो है हमारा, बहुत सारा चीज़ जो पार्ट है वो प्रोटीन का बना हुआ है। तो सबसे पहले क्या करता है, ये ब्रेन पे असर करता है। तो ब्रेन में हमारा एक सेंटर होता है, उस सेंटर को बोलते हैं हाइपोथैलेमस बोलते हैं। तो उसी हाइपोथैलेमस से क्या होता है, हमारा टेम्परेचर का रेगुलेशन होता है। तो उस ये जो 41 टू 44 जो डिग्री सेंटीग्रेड जो जा रहा है, वो ब्रेन के हाइपोथैलेमस के प्रोटीन को क्या कर रहा है, कोगुलेट कर रहा है। इस कोगुलेशन से क्या हो रहा है कि आपका टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो हीट, जिसको अगर हीट स्ट्रोक होगा उसका क्या होगा, स्किन ड्राई होगा, स्किन गर्म होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, स्वेटिंग बिल्कुल ही नहीं होगा, स्वेटिंग बिल्कुल ही नहीं होगा। पेशेंट क्या होगा, पूरी तरह से क्या होगा, कॉन्शियस भी हो सकता है, अनकॉन्शियस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हमें प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करना है, पेशेंट को सबसे पहले सुरक्षित जगह लाना है, वेल वेंटिलेटेड रूम में लेकर आना है, और उसको क्या करना है कि जहाँ वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो, कूलर हो, एसी हो, फ़ैन हो, और उस रूम का टेम्परेचर अराउंड 25 टू 26 हो तो काफ़ी अच्छा हो। उस कंडीशन में क्या करना है, पेशेंट के सारे क्लॉथ को क्या करना है, हमको लूज कर देना है। लूज करने के बाद क्या करना है कि उसको हेड के साइड को क्या करना है, डाउन कर देना, और पैर के साइड से हमको क्या करना है 20 सेंटीमीटर क्या करना है, ऊपर करना है। इससे हमारा बेनिफिट क्या होगा कि जितना जो ब्लड जो है पैरों में ब्लड था वो पुल होकर क्या चला जाएगा, वो हार्ट में चला जाएगा, और हार्ट में क्या होगा, सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड जाएगा, और उस ब्लड से क्या होगा, आपका जो वाइटल ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन को क्या होगा, ऑक्सीजन मिलता रहेगा, और पेशेंट हमारा, जब तक ऑक्सीजन मिलता रहेगा, पेशेंट हमारा सुरक्षित रहेगा। तो हीट, अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो रहा है तो सबसे पहला जो एम है हमारा क्या करना है कि शरीर के तापमान को कम करना है। तो शरीर को तापमान को कम करने के लिए क्या करना है कि हमें कोल्ड वाटर का स्पंजिंग करना है। कोल्ड वाटर को हमको अगर स्पंजिंग कर सकते हैं, शावर दे सकते हैं, और जितना जल्दी शरीर का तापमान डाउन होगा उतना ज़्यादा पेशेंट क्या होगा, हमारा सेफ होगा। लेकिन जब भी अगर किसी को अगर हीट स्ट्रोक होता है तो इमीडिएट हमको क्या करना है कि उसको बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करना है। ओके सर। और सर खान पान का भी कुछ प्रभाव रहता है क्या, जैसे हीट स्ट्रोक में किस तरह के खाना चाहिए? और हमको बिल्कुल, देखिए गर्मी के सीज़न में कहा जाता है कि बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। एक तो पेट से संबंधित बीमारियां बहुत ज़्यादा होती है, और हमको जब भी खाना है, और क्या होता है कि टेम्परेचर में क्या होता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। ये जो हाई टेम्परेचर होता है वो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए क्या होता है, काफ़ी फेवरेबल कंडीशन डेवलप करता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि घर का एकदम फ्रेश फूड को खाना है, रिसेंट फूड को खाना है, और इसमें अवॉइड क्या करना है, रॉ फूड को अवॉइड करना है, अनकुक फूड को अवॉइड करना है, और बाहर का जो खाना होता है उसको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। और खाने में हमको जिस ऐसी चीज़ों को लेना है जिसमें पानी का मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो। फ्रूट्स में जैसे वाटरमेलन हो गया, ये कुकुम्बर हो गया, और कोकोनट का जो पानी हो गया, ये सब हो गया। इसमें जिसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा है उसको हमको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, ताकि हमारे शरीर का जो है पानी का लेवल क्या हो, वो मेंटेन रहे। जी सर। सर अब ये बताइए, जैसे कोई अगर कुछ रेगुलर दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे बीपी की दवाइयाँ हो या शुगर की दवाइयाँ हो, और उन लोगों को हीट वेव या हीट स्ट्रोक हो जाता है, तो वो लोग उस दौरान दवाई कंटिन्यू कर सकते हैं? बिल्कुल। वो दवाई में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। दवाई जैसे खा रहे हैं वैसे दवाई खाएंगे किसी तरह का, और इसके साथ साथ उनका हीट वेव और लू का जो है ट्रीटमेंट साथ साथ चलता रहेगा। सर जो कामकाजी लोग हैं, जिन्हें मतलब वर्कर क्लास के लोग हैं, जिन्हें धूप में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, उन लोगों के लिए किस तरह की सावधानियां लेनी? देखिए, जब भी अगर समर सीजन आती है तो गवर्नमेंट का एक रेगुलेशन आता है, वर्क रेगुलेशन, उसको बोलते हैं हम लोग वर्क रेगुलेशन बोलते हैं। तो बेसिकली कहा जाता है कि सुबह 11 से लेकर 3 के बीच में जो है हमें काम नहीं करना है। तो इस पीरियड को बोलते हैं हम लोग, इसको क्या कर सकते हैं, वर्क को क्या है, जो भी धूप का जो एक्सपोजर का वर्क है उसको हम लोग अर्ली, हम लोग सुबह 6 बजे से स्टार्ट करते हैं, सुबह 7 बजे तक स्टार्ट करते हैं, और 2 एपिसोड में रखेंगे। एक 6 से 10 रखेंगे, 6 से 11 रखेंगे, या 7 से 11 रखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकंड हाफ में क्या करेंगे, 4 से 6 या 4 से 7 रखेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा सन का एक्सपोजर भी कम होगा, और डिहाइड्रेशन होने का भी चांसेस कम हो जाएगा, और हमारा क्या होगा, लू लगने का भी चांसेस कम हो जाएगा। ओके सर। और ये तो हो गए कामकाजी लोगों के लिए। अब छोटे बच्चों का, जो इन्फेंट बेबीज़ होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उन लोगों के लिए किस तरह की? बिल्कुल उनका क्या करना है कि देखिए छोटे बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। उनका एक तो इम्यूनिटी कम होता है, और उनमें क्या होता है, हीट
का जो एक्सपोजर होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उनमें छोटे बच्चों में देखा गया है कि जो रैसेस होते हैं उसको बोलते हैं घमौरियाँ बोलते हैं, और सनबर्न बोलते हैं, और जो लू लगने का जो चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो छोटे बच्चे में क्या होता है कि मीन्स उनको क्या करना है कि सबसे पहले चीज़ देखना है उनका लिप्स का कंडीशन को देखना है। लिप्स अगर ड्राई है तो उसको इमीडिएट हमको क्या करना है, अगर 6 महीने से बच्चे नीचे हैं तो उनको क्या करता है, मदर का वो ब्रेस्ट फीडिंग पे रहेगा। और देखेंगे कि अगर पूरे 24 घंटे में कोई भी बच्चा 6 महीने से नीचे का जो बच्चा है वो 6 बार अगर यूरिन पास आउट कर रहा है तो नॉर्मल कंडीशन है। और बच्चों को जब तक ज़रूरत नहीं हो तब तक हमको घर से बाहर नहीं निकालना है। और बच्चों को निकालना भी है तो एक पानी का बोतल, जो 6 महीने से ऊपर के बच्चे हैं उसको क्या करना है कि पानी की बोतल के साथ हमको, और रेगुलरली बच्चा डिमांड करे या नहीं करे, हमको थोड़ा थोड़ा उसको पानी देते रहना है ताकि उसका लिप जो है वो गीला रहे। और दूसरा चीज़ है कि उसका क्लॉथिंग, छोटे बच्चों का जो क्लॉथिंग होता है बिल्कुल लूज कॉटन और लाइट कलर का कपड़े को जो है इस्तेमाल करना है। और उसको क्या करना है, छोटे बच्चों को जो हाइजीन है, हेल्थ का जो हाइजीन है, डेली उसको क्या करना है, शावर देना है। और शावर अगर ये कर रहे हैं नहीं तो उसको क्या करना है, कोल्ड वाटर से क्या करना है, स्पंजिंग करना है। और एक चीज़ सबसे जो छोटे बच्चों में देखा जाता है कि नेजल ब्लीडिंग जो होता है वो छोटे बच्चों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी के सीजन में होता है। वो इसलिए हो रहा है कि उसका जो नेजल मिकोसा होता है वो ड्राई होता है। थोड़ी सी फिंगरिंग करते हैं तो क्या होता है, वो रप्चर हो जाता है, और उस रप्चर से क्या होता है, नेजल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, दोनों फिंगर से नोज को ऐसे क्या करना है, प्रेस कर दीजिए। प्रेस कर दीजिए, बच्चा जो है माउथ से सांस लेगा, और उस प्रेशर से क्या होगा, जो ब्लड वेसल जो ये हुआ है वो क्या होगा, वहाँ प्रेशर से क्या होगा, वो ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। और दूसरी चीज़ उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं कि छोटे बच्चों को नॉर्मल सलाइन का एक सोल्यूशन आता है, वो हर एक 4 घंटे 6 घंटे पे हमको देते रहना है ताकि बच्चों का जो नेजल म्यूकोसा है वो ड्राई नहीं हो। इससे क्या होगा कि आपके छोटे बच्चे का क्या होगा, वो ब्लीडिंग का चांसेस बिल्कुल नहीं होगा। नेजल ड्रॉप। ओके। सर, गर्मियों के दिन में ऐसा देखा गया है कि हम लोग सभी लोग मतलब ठंडे पानी का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स बाहर पीते हैं, ठंडे चीज़ खाना पसंद करते हैं। तो क्या वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या वो? देखिए, बेसिकली जो टेम्परेचर, पानी का जो आइडियल जो टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी के लिए जो होता है वो देखा गया है कि 10 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। अगर इससे अगर ज़्यादा आप नीचे अगर कोल्ड कर देंगे तो देखेंगे कि सबसे ज़्यादा गले में खराश का जो प्रॉब्लम होता है लोगों में सबसे कॉमन है। गले में खराश हो गया, और खांसी की जो प्रॉब्लम होता है जिसको बोलते हैं अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली लेने का कोशिश जितना कम करेंगे उतना अच्छा है। उससे अच्छा है कि आप जूस ले लीजिए, फ्रूट्स का जूस ले, वाटरमेलन का जूस ले लीजिए, कोकोनट का वाटर ले लीजिए। ये सब काफ़ी आपके बॉडी के लिए मतलब स्वास्थ्य के लिए काफ़ी मतलब लाभदायक है। जी सर। और जो लोग जिम जाते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, उनके लिए ये गर्मियों के मौसम में या जब हीट स्ट्रोक हो जाए, कैसे? जो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बेसिकली क्या करना है, वहाँ का टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है। टेम्परेचर जो हमारा 25 to 27 डिग्री के, जो जिम का जो हाउस का जो है टेम्परेचर होना चाहिए वो 25 to 27 के। अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि उसमें फिर क्या होगा, स्वेटिंग होगा। और ऐसे लोगों में देखा जाता है कि हीट स्ट्रोक होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। या तो आप अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज कीजिए, नहीं तो लेट इवनिंग कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका इन्वायरमेंट का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा, इसका बॉडी पे क्या होगा, इम्पैक्ट कम होगा। और कम होने से क्या होगा कि आपका मतलब स्वेटिंग का चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, और मतलब हीट वेव और हीट स्ट्रोक होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। थैंक यू सर। अब सबसे आखिरी सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि हीट वेव के दौरान मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और इसे कैसे नियंत्रित करें? देखिए, हीट वेव का मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा एक संबंध है। बेसिकली देखा गया है कि हमारे मेडिकल जर्नल में बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन हुए हैं, आर्टिकल्स पब्लिकेशन, उसमें बोलते हैं कि जिनको हीट वेव के दौरान क्या होता है कि आदमी का स्लीप साइकिल जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। इससे क्या होता है कि उसमें इरिटेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड करने की टेंडेंसी और डोमेस्टिक वायलेंस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो हमें ये क्या करना है कि सबसे पहले जो है जिस रूम में आप सोते हैं वहाँ का टेम्परेचर को देखना है। टेम्परेचर को हमको 25 to 27 रखना है, वेल वेंटिलेटेड रखना है, कूल रखना है। और सोते वक्त आपको जितनी तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है सबको साइड करके रखना है। आपका अगर स्लीप साइकिल अगर ठीक हो जाएगा तो ये जितना जो मेंटल का जो प्रॉब्लम है, मेंटल स्वास्थ्य का जो इशूज़ है, ये आपका सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। थैंक यू सर। और लास्टली कुछ टिप्स देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए, जब भी निकलिए तो अपने साथ जो है एक कंडीशन होता है जिसको हीट सिनकोप बोलते हैं। हीट सिनकोप बेसिकली क्या होता है, इसमें बच्चों को होता है, और जो मिलिट्री जो पर्सन्स होते हैं जो ओपन इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं ठंडे इन्वायरमेंट से और सडन जो क्या होते हैं वो गर्म इन्वायरमेंट में आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे सन का एक्सपोजर होता है और उसमें ग्रेविटी के कारण क्या होता है, ब्लड वेसल का एक्सपोजर होने के बाद ब्लड वेसल का डायलिटेशन होता है और ब्लड क्या होता है वो शरीर के नीचे की तरफ चला जाता है। तो उसमें क्या होता है, सडन जो है चक्कर मार के क्या करते हैं, जो हीट के एक्सपोजर में खड़े होते हैं या एक्सरसाइज करते हैं वो तुरंत गिर जाते हैं। तो इस ऐसे कंडीशन में क्या है ना, डरना नहीं है।
डरना नहीं, क्या करना है उसको, ऐसे आदमी को चाहे बच्चे को जो भी इसको हिट सिंकोप हो रहा है उसको क्या करना है, ठंडे जगह पिलाना है और क्या कीजिए, हेड के साइड को डाउन कर दीजिए और लेग के साइड को 20 सेंटीमीटर रेज कर दीजिए। देखेंगे कि 2 से 3 मिनट में बिल्कुल आदमी नॉर्मल हो जाता है। और दूसरी जो कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं सबसे जो सिंपलेस्ट कंडीशन बोलते हैं हिट में जो होता है उसको बोलते हैं हिट रेस बोलते हैं। ये जो हिट रेस जो हो रहा है ये बेसिकली इम्प्रॉपर क्लॉथिंग की वजह से हो रहा है। आप गर्मी के सीज़न में क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है क्लॉथिंग जो है हम लोग सिल्क का यूज कर रहे हैं, पॉलिस्टर का यूज कर रहे हैं। इसमें क्या हो कि हवा का जो वेंटिलेशन जो होता है वो वेंटिलेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो उसमें क्या होता है कि हीट के गेन होने से क्या हो रहा है कि पूरी बॉडी में क्या होता है कि देखेंगे रेड ड्रेसेस होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे क्या होता है वो रेड ड्रेसेस में क्या होता है सॉल्ट का डिपोजिशन होने से क्या होता है वो खुजली होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी मतलब बाहर गर्मी के सीज़न में हमको क्या करना है, लूज क्लॉथ यूज करना है और मीन्स कॉटन के कपड़े को इस्तेमाल करना है। और एक सबसे ज़रूरी जो बात है कि मतलब जो नॉर्मल जो हम लोग पानी के साथ जो है एक हमारा जो कॉन्सेप्ट चला आया काफ़ी सालों से चला आ रहा है कि हम लोग मीन्स पानी के साथ जो है नमक का घोल लेने का एक ट्रेडिशन चला रहा है। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलता है कि एक नॉर्मल आदमी को 24 घंटे में जो सॉल्ट का जो इंटेक होता है वो 5 से 6 ग्राम के बीच में होता है और एक हम नॉर्मल जो इंडियन होते हैं वो कई गुना 5 से 6 ग्राम से गुना हम लोग 3 से 4 गुना जो है ज़्यादा हम लोग सॉल्ट का अपटेक बॉडी में लेते हैं। तो जब भी घोल बनाते हैं आप ये मत समझिए कि हमारा मतलब जो नमक लेंगे तो हमारा नमक हमारे लिए शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। वो फायदेमंद नहीं होगा मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी हो सकता है। तो हमारा बॉडी में क्या ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नमक है तो हम लोग नॉर्मल पानी भी लेने से क्या होगा, जो हमारा जो सॉल्ट का जो पास आउट हुआ है वो उससे क्या होगा, पानी से क्या होगा जो बॉडी में जो है उससे क्या होगा मेंटेन हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा सॉल्ट लेने का हमेशा कोशिश बिल्कुल ही नहीं करना है। थैंक यू, हमें बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे RSTV में आने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।